चाहे छात्र मर जाए, उससे जितनी भी परेशानी हो, मगर कोरोना के बीचों बीच जेईई और एनईटी का एग्जाम जरूर होगा। कोरोना के बीचों बीच किसान बिल पारित करवाने के लिए संसद का सत्र भी होगा। कोरोना के बीचों बीच बिहार के चुनाव भी होंगे, मगर जब सवालों के जवाब देने की बारी आएगी, तब संसद के सत्र को ही रद्द कर दिया जाएगा। वाह बीजेपी सरकार, वाह। नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक में। मैं अभिसार शर्मा। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास जब सवालों के जवाब नहीं होते तो वो क्या करती है? तब वो संसद के शीतकालीन सत्र को ही रद्द कर देती है। अब औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इससे पहले सिर्फ 2 मिसालें रही हैं जब संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हुआ है। पहली मिसाल जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था। दूसरी मिसाल जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उनकी शहादत के चलते उस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र रद्द हुआ था। और अब कोरोना का हवाला देते हुए संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक चिट्ठी के जवाब में उन्होंने ये बात कही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इससे पहले सिर्फ 2 मिसालें थीं। एक तो जब देश में आपातकाल था और दूसरा जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, यानी कि 2 बहुत गंभीर मामले थे। एक का नाता था जब देश के अंदर जो बुनियादी अधिकार थे उन्हें रौंद दिया गया था। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लागू करके उन अधिकारों को रौंद दिया था। और दूसरी मिसाल जब उसी प्रधानमंत्री की 1984 में हत्या हो गई थी, जब देश में इतने बड़े पैमाने पर सिखों का नरसंहार हुआ था कि कम से कम 3,500 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि वो दोनों समस्याएं कितनी गंभीर थी जिसके चलते संसद का शीतकालीन सत्र रद्द हुआ था। मगर इस बार क्या हुआ है? इस बार कोरोना का बहाना देते हुए इन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र को ही रद्द कर दिया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई अभिसार, जब से कोरोना शुरू हुआ है आप लगातार लोगों से अपील करते रहे हैं कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतें, अब आप इसी पर सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। संसद के शीतकालीन सत्र को अगर कोरोना के चलते रद्द किया जाता तो बात समझ आती, मगर मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देना चाहूंगा। सबसे पहली मिसाल, आप जानते हैं जब भारत में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था, फरवरी और मार्च के वक्त, उस दौरान सरकार ने कम से कम 15 दिनों तक का इंतजार किया और उसने संसद के सत्र को रद्द नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो पूरी कोशिश कर रही थी कि इस शख्स की सरकार को बर्खास्त किया जाए या उसको टॉपल किया जाए। और मैं बात किसी और की नहीं बल्कि कमलनाथ की कर रहा हूं। जी हां, कमलनाथ जी की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश चल रही थी और उसी के चलते उस वक्त संसद के सत्र को रद्द नहीं किया गया था। देश त्राहिमाम कर रहा था, देश अपील कर रहा था कि भाई कोरोना चल रहा है, संसद के सत्र को रद्द कीजिए। मगर चूंकि मध्य प्रदेश में एक सियासी घटनाक्रम जारी था, वहां ऑपरेशन लोटस जारी था, उसी के चलते उस वक्त उन्हें कोरोना की याद नहीं आई। और अब आइए दूसरी मिसाल पर। हाल ही में जब मॉनसून सत्र हुआ था, तब आप जानते हैं तब भी कोरोना का प्रकोप था। मगर उस वक्त क्या था दोस्तों? उस वक्त इन लोगों को पारित करना था किसान बिल। वो किसान बिल जो कई लोगों के मुताबिक जो प्रधानमंत्री के जो धनी दोस्त हैं, रिच फ्रेंड्स हैं, उनके फायदे के लिए ये बिल लाए जा रहे थे। तो उस वक्त इनको कोरोना की याद नहीं है। और यही नहीं दोस्तों, आपको राज्यसभा के वो नजारे याद होंगे जिस तरह से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने लोकतंत्र की ऐसी की तैसी कर दी थी, जिस तरह से उस बिल पे बगैर चर्चा किए जो है बिल को पारित कराया गया था। और फिर अप्रत्याशित नजारे दिखाई दिए थे जब आपको याद होगा कई सांसद महात्मा गांधी की मूर्ति के बाहर खड़े होकर उन्होंने अनशन किया था, धरना दिया था। क्यों? क्योंकि एक निहायत ही अलोकतांत्रिक तरीके से किसान बिल को पारित किया गया था। तब भी तो सत्र बुलाया गया था। और यही नहीं दोस्तों,
सत्र उस वक्त भी बुलाया गया था और उस वक्त भी प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले भारतीय सैनिक शहीद हुए थे पूर्वी लद्दाख में। विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा था कि आप इस पर चर्चा कराएं और प्रश्नकाल में जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर सवाल किए जाते, मगर प्रश्नकाल ही रद्द कर दिया गया। यही नहीं, बाद में इस मुद्दे पर यानी पूर्वी लद्दाख में हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए थे उस पर संसद में चर्चा ही नहीं कराई गई। चलिए मान लिया कि तुमने प्रश्नकाल को ही रद्द कर दिया, मान लिया, मगर फिर संसद में इस मुद्दे पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। चर्चा नहीं हुई। अब सोने पे सुहागा, यह शख्स यानी कि रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देने आए, मगर इस शर्त के साथ वो जवाब देने आए कि मैं संसद में बयान तो दूंगा मगर सांसदों के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, गोल पोस्ट किस खूबसूरती के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बदलती है। पहले हमसे कहा जाता है कि साहब संसद का सत्र जो है वो कोरोना के चलते हम स्थगित कर देंगे, जैसे इस बार शीतकालीन सत्र को ही इन्होंने रद्द कर दिया। मगर पिछली बार क्या होता है? पिछली बार संसद का सत्र कराया जाता है उस वक्त जब कोरोना का कहर देश पर चल रहा होता है, देश पर बरपा होता है। उस वक्त ये लोग क्या करते हैं? प्रश्नकाल ही स्थगित कर देते हैं। यही नहीं, चीन पर चर्चा ही नहीं कराई जाती जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। और मैं अब आपको एक नजीर दिखाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, इससे पहले जब प्रश्नकाल स्थगित किया गया था तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर ही किया गया था। 1962 आपकी स्क्रीन पर इसमें क्या कहा गया है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि सभी दलों ने मिलकर यह फैसला किया है कि मंत्रणाओं के बाद हम प्रश्नकाल को स्थगित कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि 1962 में चीन के साथ युद्ध जारी था, असामान्य हालात थे, भारत को चीन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था, असामान्य हालात थे। कोरोना भी असामान्य हालात हैं, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि कोरोना को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करे बीजेपी सरकार। क्योंकि जब कोरोना को आपको अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करना होता है तब आप कोरोना की बात करते हैं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां आप करते हैं, और जहां करना चाहिए वहां आप नहीं करते हैं। जैसे कि शीतकालीन सत्र, अब तुमने रद्द ही कर दिया उसे, यह कहकर कि साहब कोरोना है। तो एक के बाद एक दोस्तों इस तरह की मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। जब इस सरकार को सवालों के जवाब नहीं देने होते तब इसी तरह से ये संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर देती है, प्रश्नकाल रद्द कर देती है। और प्रश्नकाल रद्द किया तो किया, चीन में जो हमारे सैनिक मारे गए उस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं कराई। और चर्चा कराना तो दूर की बात, जब रक्षा मंत्री आए संसद में तो उन्होंने सांसदों के सवालों के जवाब नहीं दिए। आज मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, ऐसे में भारत में लोकतंत्र है कहां? लोकतंत्र का इस तरह से इस देश में मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? और बात यहां नहीं रुकती, लोकतंत्र का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, इसकी कुछ और मिसालें मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, दूसरा मुद्दा जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कहने को एक बहुत छोटी सी खबर है, मगर उससे पता चलता है कि हमारी पुलिस किस तरह से काम करती है और उसके जरिए इस देश में लोकतंत्र की क्या हालत है। क्या आप जानते हैं, दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में जेएनयू की एक छात्रा का मुद्दा जाता है। वो छात्रा जिसे आरोपी बनाया गया है दिल्ली के दंगों में, छात्रा का नाम है देवांगना कलिता। यहां पर दिल्ली पुलिस क्या कहती है कि देवांगना कलिता मीडिया के जरिए एक खास किस्म की सोच उत्पन्न कर रही है और बेवजह कपिल मिश्रा जैसे बेकसूर शख्स को टारगेट कर रही है। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को यह पता होना चाहिए कि आप ही के एक अफसर की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने क्या कहा था कि आज तो ट्रंप है, हम जा रहे हैं, मगर कल आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। और मैंने बार बार बतलाया है कि कपिल मिश्रा के इस बयान के ठीक बाद कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें भड़काऊ और हिंसात्मक खबरों का प्रचार प्रसार होता है और फिर दिल्ली के दंगे शुरू हो जाते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कपिल मिश्रा ने कहा क्या था जिसे दिल्ली पुलिस बेकसूर बता रही है, जिसे दिल्ली पुलिस ने अब तक अपनी चार्जशीट तक में
जिसका नाम शुमार नहीं किया है। सुनिए। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो इस बेकसूर कपिल मिश्रा पर दिल्ली पुलिस की ये राय है कि कपिल मिश्रा को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। और माहौल को कौन खराब कर रहा है? जेएनयू की कोई छात्रा जिसका नाम है देवांगना कलिता। अब आप खुद जानते हैं दोस्तों कि जेएनयू को इस सरकार ने 2015 से लेकर अब तक कोई और काम किया ना किया हो, एक काम जरूर किया है, जेएनयू को बदनाम करने का। आज की तारीख में जेएनयू को आतंकवादियों का, देशद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। तो अब मैं दिल्ली पुलिस से समझना चाहूंगा, बीजेपी सरकार से समझना चाहूंगा कि जिस छात्र को, जिस यूनिवर्सिटी को तुमने देशद्रोहियों का गढ़ बता दिया, वो देशद्रोही या उसकी सोच से देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा? अरे भाई, उस जेएनयू की सोच को तो टीवी पर रखा ही नहीं जाता है। टेलीविजन पर क्या होता है दोस्तों? टेलीविजन पर ये जो इनकी गोदी मीडिया एंकर्स हैं, ये सिवाय हमारे छात्रों को गाली देने के लिए तो और कुछ नहीं करते। सिवाय हमारे छात्रों को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं करते। तो फिर मैं समझना चाहता हूं कि कोई छात्र जेएनयू की, वो देश की जनता की सोच पर ऐसे कैसे असर डाल सकती है जिससे समाज में अराजकता पैदा हो जाए। बार बार दोस्तों इसी तरह से लोकतंत्र के नाम पर ये लोग मजाक पैदा कर रहे हैं। जो दो मिसालें मैंने आपको अब तक दी हैं, वो दोनों इस बात की परिचायक हैं, इस बात के आदर्श नमूने हैं कि इन्होंने लोकतंत्र को एक नमूना बनाकर रख दिया है। अब तीसरी मिसाल, और इस मिसाल के लिए आपको कुछ और नहीं करना है। शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक तमाम न्यूज चैनल्स पर, ये न्यूज चैनल्स किसानों के मुद्दों को सार्थक तरीके से तो नहीं उठाते, ये न्यूज चैनल्स हमारे किसानों को, पक्ष को सार्थक तरीके से आपके सामने नहीं रखते। उल्टा उन्हें बदनाम करना, उन्हें एंटी नेशनल बताना, उन्हें खालिस्तानी बताना, इस तरह की तमाम चीजें करते रहते हैं। मगर जो क्या करते हैं ईमानदारी से, मैं आपको बताता हूं। आप तमाम चैनल्स पर निगाह डालिए, खासकर हिंदी चैनल्स पर, और इन तमाम चैनल्स पर आप देखेंगे कि किस तरह से एक ही मुद्दे पर चर्चा होती है। पश्चिम बंगाल, वो चुनाव जो अभी मई में है, अप्रैल मई में जाके हैं, जिन्हें अभी बहुत वक्त है, मगर तमाम न्यूज चैनल्स बाकायदा एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एक सोच पैदा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पीड़ित बताया जा रहा है और ममता बनर्जी को खलनायक बताया जा रहा है। सभी न्यूज चैनल्स में भारतीय जनता पार्टी तो बेचारी दबी कुचली है, सारा दोष जो है वो ममता बनर्जी का है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा होती है, जिसके निशाने पर बीजेपी भी होती है, मगर और भी कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। बिहार में तो अब जंगल राज की नई नई मिसाइल कायम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं हो रहा है लव जिहाद के नाम पर, यह मुझे आपको बतलाने की जरूरत है। मगर वहां कब हम डिबेट करते हैं, वहां कब हम जंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने बाकायदा एक सुपारी ले रखी है। और उसकी एक और मिसाल मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, ये सज्जन जो 6 दिन जेल का लुत्फ उठा चुके हैं, माननीय अर्नब गोस्वामी, इनका एक बांग्ला भाषी चैनल आने वाला है। यानी कि चुनाव कुछ दिनों बाद हैं, कुछ महीनों बाद हैं, और अब अचानक रहस्यमय तरीके से रिपब्लिक का एक बंगाली चैनल आ गया है। वो रिपब्लिक चैनल जिसके सांसद राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के सांसद हैं, जिसका पत्रकार अर्नब गोस्वामी घोर भारतीय जनता पार्टी समर्थक है, जिसके चैनल में सिवाय दबे कुचलों को अनाप शनाप कहने, विपक्ष को गाली देने के अलावा, क्योंकि आपको याद होगा पालघर मामले में इन्होंने सोनिया गांधी पर किस तरह की फब्तियां कसी थीं, किस तरह के अपशब्द कहे थे कि ये औरत इटली में जाके लोगों को बताएगी कि देखो मैंने किस तरह से साधुओं को मरवा दिया। इस तरह की बात किसी और ने कही होती तो वो शख्स सिर्फ इस मुद्दे पर जेल में होता। मगर मैं कुछ और बता रहा था। अब ये चैनल जो प्योरली प्रो बीजेपी है, वो अब एक बांग्ला भाषी चैनल लेकर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, पूरा क्रोनोलॉजी देखिए। क्रोनोलॉजी में पहले आप देखते हैं कि किस तरह से तमाम न्यूज चैनल्स में सिर्फ बंगाल पे चर्चा हो रही है। किसान में सिर्फ तभी चर्चा होती है जब किसानों को बदनाम किया जाता है, जब कहीं अमेरिका में या ब्रिटेन में बैठ के कोई खालिस्तानी सामने उभर कर आ जाता है उन किसानों के समर्थन में,
तब जाके चर्चा होती है। या फिर इस तरह से बाकायदा एक रिपब्लिक बंगाल चैनल की स्थापना होती है। इसके अलावा जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है। तो आज जो मैंने आपको तीनों मिसालें दी, पहली मिसाल कौन सी थी कि जब इस सरकार को सवाल से बचना होता है तो वो शीतकालीन सत्र को ही रद्द कर देती है। बहाना क्या है? कोरोना का। यह बहाना उन्हें उस वक्त नहीं दिखाई दिया था जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। यह बहाना उन्हें उस वक्त नहीं सूझा था जब इन्होंने मॉनसून सत्र आयोजित किया था, जब इन्हें किसान बिल पारित करने थे। अब इनको कोरोना की याद आ रही है, जब इन्हें कई सवालों के जवाब देने होंगे, किसानों के मुद्दे पर और न जाने किन किन मुद्दों पर। तो ये मिसालें लगातार ये साबित कर रही हैं कि इस देश में लोकतंत्र को एक मजाक बना दिया गया है दोस्तों। अब वो सिर्फ शोकेस का हिस्सा है। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? क्योंकि भारतीय लोकतंत्र पूरे देश में, खासकर वो देश जो तानाशाही से उबर कर आ रहे हैं, जो इंडियन मॉडल की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए भारत एक नया मिसाल था। मगर अब हम लोकतंत्र को, लोगों की खुली सोच को लगातार रौंद रहे हैं। और इससे बड़ी त्रासदी दोस्तों कुछ नहीं हो सकती। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।